हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नेटिव टाइटल है वुमेन्स काउंटर अटैक। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें इस ड्रामा की मेन लीड मेंग्यू को दिखाया जाता है, जिसको कोई फोन पर बता रहा होता है कि हमें लिंचिया के सारे पैसे मिल गए हैं। अब लिंचिया मेंग्यू को कॉल करती है जो कि इससे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेंग्यू कहता है कि मजीद 10 मिलियन यॉन के इन्वेस्टमेंट का हमें नुकसान हो गया है, मैं तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। लिंचिया रोते हुए कहती है कि हम मिलकर मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन तुम प्लीज मुझे मत छोड़ो। मेंग्यू कहता है कि तुम ये सब कहना बंद कर दो। लिंचिया कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ खो दिया, अब मैं क्या करूंगी। ये सुनकर मेंग्यू कॉल काट देता है। लिंचिया सामने नहीं देखती जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। लिंचिया रोते हुए यही कह रही होती है कि प्लीज कोई मेरे बेबी को बचा ले। अब रुयन को दिखाया जाता है, इसको कोई अपनी आर्ट गैलरी आने के लिए कह रहा होता है। ये सुनकर रुयन बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। रुयन इसकी आर्ट गैलरी के न्यू डिजाइन देखने के लिए आ जाती है। ये इसके डिजाइन को देखने के बाद कहने लगती है कि तुमने कभी प्यार के बारे में बात नहीं की। तो ये कहने लगता है कि मेरे लिए शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दो लोग एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। रुयन कहती है कि शायद इसी वजह से तुम अभी तक सिंगल हो। ये कहने लगता है कि पास में एक लड़की थी जिसको मैं बहुत पसंद करता था। जब मैंने उसको प्रपोज करने का फैसला किया तो उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। मैंने उसको बचाने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसे निकालने में कामयाब नहीं हो सका। जब उसे इमरजेंसी रूम में लाया गया तो उसकी सारी स्किन जल चुकी थी। वुयन चंग कहने लगता है कि उस टाइम पर उसको होश नहीं आया था, तो मैं उसके साथ ही रहा और मैं उससे बस यही बात कहे जा रहा था कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये कहते हुए वुयन चंग बहुत इमोशनल हो जाता है, तो रुयन उसको हक करती है। अब मैं सी वुयन चंग को, जिसको लिंचिया पहले मेंग्यू कह रही थी, रुयन की फोटो दिखाती है। वुयन चंग कहता है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो फिर मैं यहाँ से कब जाऊंगा। वुयन चंग ये काम नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन मिस ही इसको ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो फिर तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वुयन चंग कहते लेकिन अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो फिर मैं इस सब से बाहर कैसे निकल पाऊंगा। मिस ही कहती है कि तुमसे जैसा कहा जा रहा है तुम वैसा ही करो। वुयन चंग ये काम नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन मिस ही इसको बहुत टॉर्चर करती है। अब रुयन वेडिंग ड्रेस पहनकर वुयन चंग के पास आती है, बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं। अगली सुबह वुयन चंग जब काम पर जाने से पहले रुयन से मिल रहा होता है तो कोई इन दोनों की पिक्चर्स खींच लेता है और ये फोटोज लिंचिया ने ली होती हैं। लिंचिया अपने आप से कह रही होती है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। अब लिंचिया ने वुयन चंग के सामने वाला अपार्टमेंट ले लिया होता है। लिंचिया अपने स्कार्स को देखते हुए कहती है कि आज के बाद से मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। अब लिंचिया वुयन चंग की आर्ट गैलरी में आ जाती है। वुयन चंग इससे कहता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी गैलरी बंद हो चुकी है। लिंचिया कहती है कि क्या तुम चेयर चूज करने में मेरी मदद कर सकती, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन को ये तोहफे में देनी है। वुयन चंग इसके लिए मान जाता है। लिंचिया कहती है कि क्या तुम मेरे लिए इस चेयर पर बैठ सकते हो। वुयन चंग जब चेयर पर बैठ जाता है तो ये इसको टेप दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी गेम खेलना चाहती हूँ। वुयन चंग कहता है कि क्या मुझे कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो लिंचिया कहती है कि हाँ जरूर। इसके पास आती है, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और इसको मेंग्यू कहकर बुलाती है। ये सुनते ही वुयन चंग हैरान हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम कौन हो। लिंचिया कहती है कि तुमने मुझे एक और रीजन दी है जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें वैसे मुझे इतनी आसानी से भूलना तो नहीं चाहिए था। वुयन चंग कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझे मार सकती हो। ये सब कुछ लिंचिया अभी सोच रही होती है। ये वुयन चंग की तस्वीर को देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। ये वुयन चंग की तस्वीर देखते हुए कहती है कि जिस तरह से तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, मैं भी तुम्हें उसी तरह से तकलीफ देकर मारूंगी। अब दिखाया जाता है कि वुयन चंग 2 मिलियन की एक पेंटिंग खरीद लेता है। इसके पास एक लड़की आती है जो कि इससे कहने लगती है कि तुमने 2 मिलियन यॉन की पेंटिंग खरीद ली, क्या तुम अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हो। तो ये कहने लगती है कि तुम अपनी वाइफ की कुछ ज्यादा ही केयर करते हो। तो वुयन चंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारी केयर नहीं करता। ये सुनकर ये लड़की कहने लगती है कि मैं वेन ज्वेलरी की इंफॉर्मेशन ले आई हूँ। ये देखकर वुयन चंग बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अब इस लड़की के साथ वुयन चंग की फोटोज लिंचिया खींच लेती है। रुयन घर पर वुयन चंग का इंतजार कर रही होती है। वुयन चंग इसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है और इसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। ये देखकर रुयन मुस्कुराने लगती है और इससे कहती है कि तुम्हारा एक पार्सल आया है। वुयन चंग जब इस पार्सल को खोलता है तो इसके अंदर एक नोट पर ये लिखा होता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे। रुयन इससे पूछती है कि इसमें क्या है, तो वुयन चंग कहता है कि ये तो खाली है, शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। वुयन चंग इससे पूछता है कि क्या तुमने घर के लिए बटलर ढूंढ लिया है। रुयन कहती है कि मिस वांग ने मुझे रेकमेंड किया है, वो 2 दिनों में यहाँ पर आ जाएगी। ये सुनकर वुयन चंग ऊपर चला जाता है। अब डोरबेल बजती है। रुयन जब दरवाजा खोलती है तो बाहर लिंचिया होती है।
रोयन पूछती है कि तुम कौन हो, तो लिंशिया कहती है कि मुझे मिस वांग ने रिकमेंड किया है, मेरा नाम सुशन है। रोयन इसको अंदर आने के लिए कहती है। गोयन चंग किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे एक पार्सल मिला है, मुझे पता लगवाना है कि ये पार्सल मुझे किसने भेजा है। अब लिंशिया यहाँ पर एक पेंटिंग देखती है और रोयन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी अभी हुई है। तो रोयन इसको बताने लगती है कि मेरी और गोयन चंग की मुलाकात इस पेंटिंग की वजह से ही हुई थी। रोयन ये पेंटिंग खरीदना चाह रही होती है, लेकिन बॉस बताता है कि गोयन चंग ये पेंटिंग पहले ही खरीद चुका है। गोयन चंग कहता है कि तुम्हें ये पेंटिंग बहुत पसंद आई है तो तुम ये रख सकती हो। रोयन कहती है कि एक दूसरे से मिलने के कुछ देर बाद ही हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसकी कहानी सुनकर लिंशिया मुस्कुरा रही होती है, तो रोयन कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। अब गोयन चंग यहाँ पर आता है, लिंशिया को देखता है लेकिन इसे पहचान नहीं पाता। गोयन चंग ने अपनी एक शर्ट डस्टबिन में फेंक दी होती है, जिसको लिंशिया निकाल देती है। अब रोयन की बर्थडे पार्टी पर इसकी फ्रेंड्स इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आती हैं, लेकिन गलती से ड्रिंक रोयन के ड्रेस पर गिर जाती है। तो रोयन कहती है कि मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। रोयन जब अपना ड्रेस चेंज करने के बाद वापस आ रही होती है तो इसे वो शर्ट जो गोयन चंग ने डस्टबिन में फेंक दी होती है यहाँ पर दिखाई देती है। इस शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोयन हैरान हो रही होती है। रोयन को रियलाइज हो जाता है कि गोयन चंग इसे चीट कर रहा है। अब रोयन जब नीचे आ रही होती है तो ये सभी लड़कियों को बहुत गौर से देख रही होती है और कहती है कि वो कौन सी लड़की है जिसके साथ तुम मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। लिंशिया भी इन दोनों की बर्थडे पार्टी में तैयार होकर आ जाती है। इसे इस तरह से तैयार देखकर रोयन की फ्रेंड यिनफे को अच्छा नहीं लगता और ये इससे कहने लगती है कि ये तुम्हारे घर की बटलर है तो फिर ये इतना तैयार होकर बर्थडे पार्टी में क्यों आई है। ये लिंशिया को बहुत बातें सुना रही होती कि इसकी इंटेंशंस ठीक नहीं है। लिंशिया कहती है कि जब इस घर की ऑनर कुछ नहीं कह रही तो फिर तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो, क्या तुम अपने आप को इस घर की ऑनर समझती हो। ये सुनकर ये लिंशिया को मारने वाली होती है, लेकिन लिंशिया इसको रोक देती है और उल्टा इसके मुंह पर थप्पड़ लगा देती है। यिनफे बहुत गुस्से में से कहती है कि तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन रोयन इसे कहती है कि तुम गुस्सा मत करो और इसको ऊपर भेज देती है। और लिंशिया से भी कहती है कि बहुत जज्बाती इसलिए तुम इसकी बातों को बुरा नहीं मनाना। लिंशिया कहती है कि मैंने इसकी बातों को बुरा नहीं मनाया, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा स्पेशल दिन खराब हो जाए। अब गोयन चंग रोयन को ये पेंटिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि इसी पेंटिंग की वजह से तो हम दोनों की मुलाकात हुई थी। गोयन चंग कहता है कि तुम उस दिन एग्जीबिशन पर बहुत डिसअपॉइंट दिखाई दे रही थी कि इस पेंटिंग का दूसरा हिस्सा यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए जैसे ही मैंने इस पेंटिंग को ऑक्शन में देखा तो मैंने इसको तुम्हारे लिए खरीद लिया। सब लोग रोयन को देखकर बहुत रश कर रहे होते हैं कि इसका हस्बैंड इससे कितना प्यार करता है, लेकिन रोयन खुश दिखाई नहीं दे रही होती। लिंशिया कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, मुझे उम्मीद है कि तुम भी जो गिफ्ट अपने हस्बैंड को दोगी वो उसे सरप्राइज कर देगा। रोयन कहती है कि मैं अनाउंस करती हूँ कि मैं अपने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट को बदल रही हूँ, मैं वैन ज्वेलरी के 1 बिलियन के एसेट अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सुनकर गोयन चंग बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब सभी लोग जाते हुए रोयन से मिल रहे होते हैं। वेन चेन इससे माफी मांगती है कि मैंने जानबूझकर जूस तुम्हारे कपड़ों पर नहीं गिराया था। ये कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारा ड्रेस लॉन्ड्री के लिए भेज दूं। तो रोयन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। जब ये इससे मिल रही होती है तो ये कहती है कि इसी परफ्यूम की स्मेल गोयन चंग की शर्ट से आ रही थी, क्या कहीं ये दोनों मिलकर तो मुझे चीट नहीं कर रहे। वेन चेंग गोयन चंग की गैलरी में काम करती है। अब गोयन चंग किसी लड़की से बात कर रहा होता है, कहता है कि हमारा प्लान कामयाब रहा है, मैं सही वक्त देखते ही पैसे ट्रांसफर कर लूंगा। तो ये लड़की पूछती है कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है। गोयन चंग कहता है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हमें किसी से भी छुपना नहीं पड़ेगा। गोयन चंग यिनफे से मिल रहा होता है, इन दोनों की तस्वीर लिंशिया खींच लेती है। अब रोयन रोते हुए अपने आप से कह रही होती है कि अगर मैं इसको ब्लेम करूंगी तो मेरी शादी खराब हो जाएगी, इसीलिए पहले मुझे ये पता लगाना चाहिए कि असल में वो लड़की है कौन। आज वेन चेन ये लॉक खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतने में ही गोयन चंग यहाँ पर आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ये गोयन चंग को यहाँ पर देख कर घबरा जाती है। गोयन चंग इससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। गोयन चंग देखता है कि इसके हाथ में एक परफ्यूम होता है। ये कहता है कि तुम्हारे पास मेस्काओ का परफ्यूम क्या कर रहा है। ये कहती है कि मैं लॉक इसलिए खोल रही थी क्योंकि मुझे ये परफ्यूम उसकी जगह पर रखना है। गोयन चंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा। इतने में यहाँ पर रोयन आ जाती है। गोयन चंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो रोयन कहती है कि मैं यहाँ पर वेंचन से मिलने के लिए आई हूँ। ये इसको अपने ड्रेस की ड्राई क्लीनिंग की स्लिप देती है। तो कहती है कि मैं आपको पैसे अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। गोयन चंग कहता है कि तुम दोनों बात करो, मुझे काम करना है। रोयन वेंचन से पूछती है कि मेरे हस्बैंड की शर्ट से तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही थी। तो वेंचन कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, कल सोफा देखने के लिए मेस्काओ यहाँ पर आई थी और ये परफ्यूम वही छोड़ गई थी। मुझसे ये परफ्यूम टूट गया था। मुझे डर था कि जब उन्हें मालूम हो
होगा तो वो गुस्सा करेंगे, इसलिए मैंने टूटे परफ्यूम की जगह ये नया खरीद लिया। रोशन इससे पूछती है कि तुम किस मिसगांव की बात कर रही हो। वेंचन कहती है कि वो गोंगटोंग बैंक की वाइस डायरेक्टर हैं। दूसरी तरफ घर पर लिंजिया गुयन चंग की फाइल्स चेक कर रही होती है। लिंजिया कहती है कि डॉक्यूमेंट्स तो रुयन की कंपनी के हैं, तो फिर गुयन चंग की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर होंगे। इसे यहाँ पर एक लॉकर दिखाई देता है। अब लिंजिया अननोन नंबर से रुयन को गुयन चंग की किसी लड़की के साथ पिक्चर भेज देती है। ये पिक्चर देखने के बाद ये बहुत गौर से अपनी बेस्ट फ्रेंड येनफे को देख रही होती है। येनफे इसको अपने इयरिंग्स दिखाते कहती है कि ये मेरा नया डिजाइन है, तुम्हें कैसा लगा। रुयन तो शौक में होती हुई बस हाँ में सर हिलाए जा रही होती है। येनफे के यहाँ से जाने के बाद रुयन पिक्चर को जूम करके इस लड़की के इयरिंग्स ही देख रही होती है और ये देख कर रुयन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। रुयन येनफे से कहती कि मुझे मालूम हो गया है कि मेरा हस्बैंड मुझे किस लड़की के साथ मिलकर धोखा दे रहा है। येनफे सुनकर घबरा जाती है, उससे पूछती है कि वो कौन है, तो रुयन कहती है कि वो लड़की हमेशा मेरे करीब ही रहती है। येनफे कहती है कि वो लिंजिया है ना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। येनफे से पूछती है कि तुमने क्या सोचा कि तुम उसके साथ कैसे डील करोगी। रुयन कहती है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। येनफे को बताती है कि आज मैं अपने यूशंग वाले स्टोर जा रही हूँ, मैं उन्हें इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो येनफे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उन पर नजर रखूंगी। रुयन येनफे से कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे एयरफोन्स मिल सकते हैं। येनफे इसको फौरन से अपने एयरफोन्स दे देती है। अब गुयन चंग रुयन को कॉल करकर कहने लगता है कि तुम अचानक बिजनेस ट्रिप पर क्यों जा रही, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तो रुयन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, बिजनेस के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। गुयन चंग इससे पूछता है कि तुम कब वापस आओगी, तो रुयन कहती है कि मैं कल वापस आऊंगी। अब रुयन अपने फोन से येनफे की लोकेशन देख रही होती है। रुयन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होती है कि येनफे वाकई में ही गुयन चंग से मिलने के लिए इसके घर पर आ चुकी है। रुयन अब रोते हुए ऊपर आती है। गुयन चंग इसको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। रुयन इसके मुंह पर थप्पड़ मारते और उसको साइड पर करके रूम में चली जाती है। रुयन अपनी दोस्त येनफे को मारने लगती और कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया। गुयन चंग और येनफे मिलकर रुयन को ही पकड़ लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ रुयन सोच रही होती है। ये अपने आप से सवाल करती है कि मेरे अंदर इन दोनों का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं है। येनफे रोते हुए कहती है कि इस पूरी दुनिया में मैं गुयन चंग से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और येनफे मेरी वो दोस्त है जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। आखिर ये दोनों मुझे मिलकर धोखा क्यों दे रहे हैं। गुयन चंग येनफे से कह रहा होता है कि आइंदा मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ पर मत आना। ये येनफे को यहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। जैसे ये बाहर आता है तो रुयन को देखकर घबरा जाता है। गुयन चंग कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम वापस आ रही हो। ये सुनकर येनफे बहुत परेशान हो गई होती है कि अब मैं क्या करूंगी। रुयन बहुत शौक में होती है, कुछ कहे बगैर गुयन चंग से पीछे होती जा रही होती है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब येनफे को जब गुयन चंग की आवाज सुनाई देती है तो उसको मालूम हो जाता है कि रुयन को कुछ हो गया है, तो ये जल्दी से रुयन को देखने के लिए आती है। येनफे से पूछती है कि ये वापस क्यों आ गई, तो गुयन चंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम। गुयन चंग कहता है कि हमें इसको ऊपर लेकर जाना होगा, लेकिन येनफे कहती है कि अगर ये उठ गई, इसने हमें साथ देख लिया तो फिर क्या होगा। येनफे इसको यहीं पर मारना चाह रही होती है, लेकिन गुयन चंग इसका ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अगर रुयन को कुछ हो गया तो प्राइम सस्पेक्ट मैं बनूंगा। ये येनफे से कहता है कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद येनफे यहाँ से चली जाती है। लिंजिया को भी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, तो ये जल्दी से रुयन को देखने के लिए ऊपर आती है। लिंजिया पूछती है कि इसको क्या हुआ है, तो गुयन चंग कहता है कि बेहोश हो गई है, मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब गुयन चंग रुयन को हॉस्पिटल लेकर आ गया होता है। डॉक्टर गुयन चंग को बताती है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये बात अब गुयन चंग जब रुयन को बताता है तो ये सुनकर ये खुश नहीं होती। अब गुयन चंग इससे पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई। रुयन कहती है कि कल रात मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं वापस घर आ गई। रुयन कहती है कि कल मैंने येनफे को घर पर देखा था, क्या कल वो घर आई थी। तो गुयन चंग कहता है कि हाँ, वो मुझे ये बताने के लिए आई थी कि तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो। रुयन कहती है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तो गुयन चंग कहता है कि अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं उससे दूर रहूंगा। मैं परफेक्ट हस्बैंड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुयन चंग की बातें सुनकर रुयन कंफ्यूज हो जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या मैं कहीं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही। अब यहाँ पर रुयन से मिलने के लिए एक लड़का आता है। रुयन इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैंने जैसे ही सुना कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं फौरन तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आ गया। रुयन कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम कंपनी में सब कुछ संभाल लेना। इस लड़की का नाम शंगी
शंग्यू होता है ये रोयन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शंग्यू कहता है कि कोई तुम्हारी सही से टेक केयर नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। इसका इशारा गुयन चंग की तरफ होता है। ये सुनकर गुयन चंग को अच्छा नहीं लगता। शंग्यू अब इसको गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। गुयन चंग शंग्यू के पीछे आता और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और रोयन बचपन के दोस्त हो, लेकिन रोयन से तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। शंग्यू कहता है कि तुम्हें रोयन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, वरना गुयन चंग कहता है कि वरना क्या तुम उसका ख्याल रखोगे। शंग्यू इस बात का जवाब नहीं देता। गुयन चंग कहता है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शंग्यू कहता है कि ठीक है। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब वही बूढ़ी औरत जिसका नाम मिस यू है गुयन चंग को कॉल करके कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो गुयन चंग कहता है कि फिक्र नहीं करें, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मिस यू कहती है कि जिस चीज के बारे में तुमने मुझसे पहले कहा था वो मुझे मिल गई है। गुयन चंग सोच रहा होता है कि इसने मुझ पर शक करना कब शुरू किया। अब गुयन चंग अपने रूम में वापस आ जाता है और ये अपनी वार्डरोब चेक करने लगता है तो इसको वही शर्ट मिल जाती है जो उसने डस्टबिन में फेंक दी होती है। गुयन चंग कहता है कि ये शर्ट तो मैंने फेंक दी थी, तो फिर ये रोयन की वार्डरोब में क्या कर रही है। गुयन चंग इस शर्ट को देखते हुए कहता है कि शायद इसी वजह से रोयन अचानक वापस आ गई थी। अब ये अपने फोन में एक वीडियो देख रहा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद कहता है कि ये पर्सन जाना पहचाना लग रहा है। अब गुयन चंग लिंचा के पास आ जाता है और ये गौर से लिंचा को देख रहा होता है क्योंकि इसे ये शक होता है कि इस वीडियो में इसने जिस पर्सन को देखा है वो लिंजिया है। लेकिन ये देखने के बाद गुयन चंग यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ आकर लिंचा का भी रूम चेक करता है लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलता। लिंचा किचन में होती तो गुयन चंग यहाँ पर आकर बैठ जाता और इससे इसके बारे में सवाल पूछने लगता है। गुयन चंग कहता है कि तुम यंग हो तो फिर तुमने ये जॉब सिलेक्ट क्यों की, क्या तुम वाकई में सिर्फ एक बटलर बनना चाहती हो। लिंजिया कहती है कि हर लड़की जल्द से जल्द कामयाब होना चाहती है, लेकिन ये तो अपॉर्चुनिटी और चांस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर गुयन चंग लिंजिया के करीब आ जाता है लेकिन लिंजिया इससे कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। गुयन चंग लिंजिया को जो स्कार होता है वो देख लेता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। इतने में ही डोरबेल बजने लगती है तो लिंजिया दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। गुयन चंग लिंजिया को देखते हुए ये कह रहा होता है कि आखिर इसका क्या सीक्रेट है। गुयन चंग से मिलने के लिए यनफे आई होती है। गुयन चंग यनफे को लेकर बाहर चला जाता है। गुयन चंग कहता है कि तुम यहाँ पर दोबारा क्या कर रही हो। यनफे कहती है कि ये बात मत भूलो कि अगर मैं तुम्हारा साथ ना देती तो रोयन कभी भी तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने सारे पैसे ना देती। गुयन चंग कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ केयरफुल रहने के लिए कह रहा हूँ। यनफे कहती है कि तुम सारे पैसे ट्रांसफर करके मेरे साथ कब जाओगे। गुयन चंग कहता है कि 1 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। ये सुनकर यनफे का मूड ऑफ हो जाता है। गुयन चंग कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ यही बात करने के लिए आई थी। तो यनफे कहती है कि मेरा एक इयररिंग तुम्हारे रूम में गिर गया था। गुयन चंग कहता है कि ठीक है, वो मैं तुम्हें ढूंढ कर दे दूंगा। लिंजा भी इनकी बातें सुन रही होती है। ये इयररिंग लिंजा के पास होता है। आज जब रोयन मीटिंग के लिए आती है तो यनफे इसको अपने नए डिजाइन के बारे में बताती है। रोयन कहती है कि ये डिजाइन तुमने चोरी किया है। यनफे कहती है कि इसको चोरी करना नहीं कहते बल्कि अच्छे डिजाइन से इंस्पिरेशन लेना कहते हैं। तुमने तो मुझे ये सिखाया था। रोयन कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी दूसरों का डिजाइन चोरी करना नहीं सिखाया। रोयन कहती है कि तुमने बहुत सारे दूसरों के डिजाइन कॉपी किए हैं और ये बात हमारी कंपनी के लिए किसी थ्रेट से कम नहीं है। यनफे कहती है कि तुम कहना क्या चाह रही हो। रोयन कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या सजा मिलेगी, इसकी अनाउंसमेंट बाद में हो जाएगी। ये कहकर रोयन यहाँ से चली जाती है। यनफे भी इसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरह से मीटिंग में एम्बैरेस करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो रोयन कहती है कि मुझे डीडी ज्वेलरी ने लीगल नोटिस भेज दिया है। रोयन कहती है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस प्लेजरिज्म के केस की वजह से कंपनी को कितना नुकसान होगा। यनफे कहती है कि तुम इसको कैसे डील करने वाली हो। रोयन कहने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यनफे कहती है कि तुम ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मैं बदल गई हूँ। क्या तुमने कभी मेरी परवाह की है? तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं अभी तक क्यों सिंगल हूँ। यनफे कहती है कि मुझे एक ऐसे आदमी से प्यार हो गया जिसके साथ मैं अपना रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर सकती। रोयन कहती है कि क्या वो मैरिड है। यनफे कहती है कि उसने मुझसे कहा है कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता, बस प्यार करने की एक्टिंग करता है। वो जब भी मेरे साथ होता है तभी वो अपने आप को खुश महसूस करता है। रोयन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम किसी की फैमिली खराब क्यों करना चाहती हो। यनफे कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रोयन कहती है कि तुम खुद ही कह रही हो कि हम दोनों एक दूसरे को इतना टाइम से जानते हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी भी उस आदमी के बारे में नहीं बताया जिससे तुम प्यार करती हो। ये सुनकर यनफे गुस्सा हो जाती है। कहती है कि आज तुम्हें हो क्या गया है। हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ की हर चीज के बारे में बताऊं। अब शंग्यू के यहाँ पर आने की वजह से यनफे यहाँ से चली जाती है। कि रोयन को प्रॉपर्टी एग्रीमेंट दिखा रहा होता है। शंग्यू कहता है कि गुयन चंग का यनफे के साथ अफेयर चल रहा है। रोयन कहती है कि मुझे मालूम है। ये सुनकर शंग्यू कहता है कि फिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती। तो रोयन कहती है कि डिवोर्स लेना
मिलना इतना आसान नहीं है। शंक्यू कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त और लॉयल होने की हैसियत से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब गोयन शंक पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रोयन ने इससे ये अथॉरिटी ले ली होती है। अब इतने में इसको यनफे की कॉल आती है, जो इसको बताती है कि आज रोयन ने क्या किया है। ये से पूछते है कि क्या रोयन को मालूम हो गया है। गोयन शंक कहता है कि हाँ, उसे हमारे बारे में पता चल गया है। सामने वाले अपार्टमेंट से लिंजिया इसकी पिक्चर्स ले रही होती है। गोयन शंक के साथ जो लड़का बैठा होता है, लिंजिया को याद आता है कि जब इसका कार एक्सीडेंट हुआ था तब भी इसने इसी को देखा था। गोयन शंक जब घर आता है तो रोयन इससे पूछते कि क्या आज तुमने फंड्स ट्रांसफर किए थे। गोयन शंक कहता है कि आज गैलरी में कुछ नए प्रोडक्ट्स आए थे, मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे इसलिए मैंने पैसे तुम्हारे कार्ड से ट्रांसफर करने चाहे, लेकिन आज मुझे पहली बार कार्ड ट्रांसफर लिमिट का नोटिफिकेशन मिला। रोयन कुछ कह नहीं रही होती। गोयन शंक कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करेंगे। रोयन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये कहकर रोयन ये शर्ट गोयन शंक की तरफ फेंकती है। गोयन शंक कहता है कि जब मैं कॉफी लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रहा था तो किसी की मुझसे टक्कर हो गई थी। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। रोयन कहती है कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों की वजह से हो ना। गोयन शंक सुनकर बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि क्या मुझे पैसों की जरूरत है। गोयन शंक कहता है कि तुमसे मिलना मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रोयन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही मसरूफ हूँ, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया है, लेकिन तुम प्लीज मुझ पर भरोसा करो। ये सुनकर रोयन सोच रही होती है कि क्या मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। गोयन शंक कहता है कि तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। ये सुनकर रोयन मुस्कुराती है। लिंजिया भी बाहर खड़ी इन दोनों को देख रही होती है और कहती है कि गोयन शंक तुम बातों के जरिए लोगों को फंसाना जानते हो। अब लिंजिया अपना गुस्सा निकालने के लिए गोयन शंक के टूथब्रश से टॉयलेट साफ करती है और फिर टूथब्रश उसकी जगह पर वापस रख देती है। थोड़ी देर बाद ही गोयन शंक टूथब्रश करने के लिए आ जाता है। लिंजिया को ये बात मालूम होती है कि गोयन शंक अकेला नहीं है, बल्कि ये अपनी गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसको किसी की कॉल आती है जिसको ये बताती है कि मैंने रोयन के पैसे तो बचा लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये लोग कोई और चाल चलेंगे, इसलिए मुझे गोयन शंक के फिंगरप्रिंट्स चाहिए ताकि मैं उसकी सेफ को अनलॉक कर सकूं। अब लिंजिया तैयार होकर गोयन शंक के पास आ जाती है। ये गोयन शंक से कहती है कि तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो गोयन शंक कहता है कि हाँ। लिंजिया गोयन शंक का मसाज कर रही होती है तो गोयन शंक इससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम लुचंग से आई हो। लिंजिया कहती है कि हाँ, क्या आप कभी वहाँ पर गए हैं। गोयन शंक कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका वहाँ पर सैलून था। गोयन शंक इसको बता रहा होता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो लिंजिया कहती है कि फिर तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ। गोयन शंक कहता है कि उसकी डेथ हो गई थी। इसकी बात सुनकर लिंजिया को अपने एक्सीडेंट का टाइम याद आ रहा होता है। गोयन शंक कहता है कि मैं उसका नाम कभी नहीं भूल सकता। अब इन दोनों को यहाँ पर रोयन भी देख लेती है। रोयन यहाँ पर आकर गोयन शंक से कहती है कि तुम ऊपर चले जाओ। गोयन शंक के यहाँ से जाने के बाद रोयन कहती है कि मैं स्वांग ने तुम्हें रिकमेंड किया था, इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझती थी, पर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। लिंजिया कहती है कि अगर आप उन फोटोज की बात कर रही हैं तो आप मेरी बॉस हैं और मुझे लगता है कि आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए। रोयन कहती है कि बटर के तौर पर तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो, लेकिन तुम इस घर में जो भी सुनती हो या देखती हो उन चीजों को लेकर तुम कोई भी फैसला नहीं कर सकती। लिंजिया कहती है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने क्या देखा है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो पूछने की हिम्मत नहीं है। रोयन कहती है कि बस तुम अपने काम पर ध्यान दो और मुझे तुम्हारा ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इसको चेंज कर लो। ये कहकर रोयन यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह गोयन शंक रोयन को बताता है कि मॉम यहाँ पर आ रही हैं। दूसरी तरफ लिंजिया शैंगलेट्स के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। रोयन इसे यहाँ पर देखकर कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। लिंजिया कहती है कि बहुत गंदे लग रहे थे, मैं सिर्फ डस्टिंग कर रही हूँ। अब रोयन जब दरवाजा खोलती है तो गोयन शंक अपनी मॉम को लेकर आ जाता है और गोयन शंक ने मिस यी को अपनी मॉम बनाया होता है। लिंजिया मिस यी को देखते हुए कह रही होती है कि तो आप सामने आ ही गई हैं। रोयन पूछ रही होती है कि आप अचानक यहाँ पर आ गई, तो मॉम कहती है कि जैसे ही गोयन शंक ने मुझे गुड न्यूज सुनाई तो मैं फौरन तुमसे मिलने के लिए आ गई। लिंजिया को याद आता है कि मिस यी यही बहाना लगाकर इसके पास रहने के लिए आ गई थी। लिंजिया जो डायलॉग्स बोल रही होती है वही डायलॉग्स मिस यी बोल रही होती, क्योंकि इन्होंने लिंजिया से भी सेम यही बातें कही थी। रोयन मॉम से कह रही होती है कि मैं भी फैमिली की अच्छे से टेक केयर करना चाहती हूँ, लेकिन मसले पहले से बहुत बढ़ गए हैं। तो मॉम गोयन शंक से कहने लगती है कि क्या तुमने रोयन को नाराज कर दिया है। गोयन शंक कहता है कि मॉम मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मॉम गोयन शंक से कहने लगती है लेकिन फिर भी अब तुम्हें रोयन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे इसका मूड खराब हो। गोयन शंक कहता है कि फिक्र नहीं करे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब लिंजिया यहाँ पर आकर रोयन से कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी मदर इन लॉ तुमसे इतना प्यार करती हैं कि अगर कोई इन्हें देखे तो वो यही कहेगा कि ये तुम्हारी असली मदर हैं।
मिस ही लिंजिया को यहाँ पर देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है, उससे पूछती हैं कि ये कौन है। तो रुयन बताती है कि ये मेरे घर की नई बटलर है। मिस ही कहती है कि मिस वांग ने तुम्हारे घर पर एक यंग लड़की को क्यों भेज दिया। रुयन इस बात का जवाब नहीं देती, लेकिन मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढती हूँ। रुयन कहती है कि मॉम इसकी जरूरत नहीं है, मिस वांग ने मुझे अपनी बेटियों की तरह पाला, इसलिए वो जिसको भी रेकमेंड करेंगी मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। लिंजिया सप्लीमेंट्स लेकर अब किचन में आती है तो ये कहने लगती है कि मुझे इस बात पर तो यकीन नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि आप ये सप्लीमेंट्स लेती हैं या नहीं। अब लिंजिया मिस ही और रोयन के लिए ये सप्लीमेंट्स लेकर आ जाती हैं। मिस ही कहती है कि ये तो रोयन के लिए, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। लिंजिया कहती है कि आप इतनी सुबह सुबह ये सप्लीमेंट्स लेकर रोयन के पास आई, आप भी थक गई होंगी, इसलिए आपको भी ये खा लेने चाहिए। रोयन भी अब मॉम को फोर्स करने लगती है। मॉम कहती है कि मैं तो पूरी हो गई हूँ, तो ये सप्लीमेंट्स अगर मैं ले भी लूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। ये कहकर मॉम ये सप्लीमेंट्स गोयन चंग को दे देती है, कहती है कि तुम खा लो। गोयन चंग ये खाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन मिस ही की वजह से इसको ये खाने पड़ते हैं। अब गोयन चंग वॉशरूम में आकर वॉमिट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये मिस ही से पूछता है कि आपने इसमें क्या डाला है। मिस ही कहती है कि ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि तुम्हें हर रोज ये सप्लीमेंट रोयन को देने हैं। 1 महीने बाद वो पागल हो जाएगी। गोयन चंग कहता है कि क्या ये आपका नया प्लान है। मिस ही कहती है कि अब चूंकि उसने एग्रीमेंट बदल दिया है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। गोयन चंग कहता है कि क्या ये करना जरूरी है। तो मिस ये कहती है कि अगर तुम केयरफुल रहते तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। मिस ये कहती है कि और मैं तुम्हें ये भी ऑर्डर दे रही हूँ कि कोई बहाना ढूंढ कर इस बटलर को भी यहाँ से निकालो। अब रोयन अपनी कंपनी में सो रही होती है तो शेंग्यू रोयन को ब्लैंकेट देता है तो इसकी आंख खुल जाती है। रोयन कहती है कि मुझे क्या हो गया है। शेंग्यू कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम अचानक यहाँ पर सो गई थी। शेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो रोयन कहती है कि हाँ, बस आज मुझे सुबह से नींद आ जा रही है। शेंग्यू कहता है कि फिर तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। अब लिंजिया किचन का नल बंद नहीं करती, जिसकी वजह से किचन में पानी भर जाता है। ये गोयन चंग से कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर सरप्राइज तैयार किया है। गोयन चंग जब वापस घर आता है तो घर की लाइट भी ऑन नहीं हो रही होती। ये रोयन और लिंजिया को आवाज दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब ये किचन में आता है तो पानी देखकर घबरा जाता है। गोयन चंग को वो वक्त याद आने लगता है जब इसको एक जगह पर बंद किया होता है और उस जगह पर भी ऐसे ही जमीन पर पानी होता है। ये पानी देखकर गोयन चंग ट्रॉमाटाइज हो जाता है। अब लिंजिया इसको मैंग्यू कहकर बुला रही होती है। ये सुनकर गोयन चंग और भी ज्यादा घबरा जाता है, कहने लगता है कि मैंने उसको नहीं मारा। चूंकि लिंजिया ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, इसीलिए गोयन चंग इसको पहचान नहीं पा रहा अभी तक। अब लिंजिया इसके पास आकर बैठ जाती है और गोयन चंग को वही पुरानी वाली लिंजिया दिखाई दे रही होती है। लिंजिया इससे पूछती है कि तुमने किसको मारा है। गोयन चंग इसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता तो लिंजिया चिल्लाते हुए कहती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गोयन चंग कहता है कि उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। लिंजिया कहती है कि वो कौन लोग हैं। गोयन चंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम। इतने में ही यहाँ पर लाइट आ जाती है तो गोयन चंग लिंजिया से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो ये कहने लगती है कि मैं सुशन हूँ। गोयन चंग कहता है कि तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे जानती हो। गोयन चंग को लिंजिया पर शक हो गया होता है। ये जबरदस्ती इसके स्कार्स देखता है तो इसको याद आता है कि लिंजिया की भी सारी स्किन जल गई थी उस कार एक्सीडेंट में। लिंजिया अब इसको मैंग्यू कहकर बुलाती और कहती है कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ ब्रेकअप किया था ना, ये सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। गोयन चंग कहता है कि तुम लिंजिया हो। लिंजिया ये सुनकर हंसने लगती है तो गोयन चंग कहता है कि तुम तो मर गई थी ना। इतने में लिंजिया नोटिस करती है कि रोयन वापस आ गई है। अब रोयन गोयन चंग को इस तरह से देखकर परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि गोयन चंग को क्या हुआ है। तो लिंजिया कहती है कि मुझे नहीं मालूम। अब गोयन चंग की जब हालत थोड़ी बेहतर होती है तो रोयन लिंजिया से पूछती है कि किचन में क्या हुआ था। तो लिंजिया माफी मांगती है कि मैं किचन का नल बंद करना भूल गई थी, पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था, मैं भी जाकर चेक कर लेती हूँ। गोयन चंग रोयन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। रोयन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पानी गिरने की आवाज से प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुमने मुझे कभी भी इसके पीछे क्या कारण है नहीं बताया। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। ये सुनकर गोयन चंग कहता है कि जब मैं छोटा था और जब भी मैं कोई गलती किया करता था तो मेरे डैड मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करते थे। उस कमरे में पानी लीक करता था। मैं उस कमरे में अकेला बहुत डरा हुआ महसूस किया करता था और मदद के लिए चिल्लाता था, लेकिन कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी मैं उन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। गोयन चंग रोयन से कहता है कि सारी मेरी गलती है, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम प्लीज मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। रोयन कहती है कि अब सब ठीक है। ये
ये कहकर ये गुयन चंग को हक करती है। गुयन चंग लिंजिया के पास आकर कहता है कि तुम मेरे रास्ते की रुकावट हो और देखना मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। आज शेंग यू रुयन से इसकी कंपनी मिलने के लिए आता कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स भेजे हैं। ये देखकर रुयन बहुत खुश हो जाते। इसके साथ ही इसे मिस वांग यानी के शेंग यू की मॉम की कॉल आ जाती है। ये शेंग यू की मॉम को इन ड्राई फ्रूट्स के लिए थैंक्स बोल रही होती है। मिस वांग पूछती है कि क्या लिंजिया सही से काम कर रही है, तो रुयन कहती है कि हाँ। मिस वांग कहती है कि उसे चलने में प्रॉब्लम होती है लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। ये सुनकर रुयन बहुत हैरान होती है। कहने लगती है कि अगर ये सुशन नहीं है तो फिर जो मेरे घर पर काम करती है वो है कौन। अब रुयन को याद आता है कि कुछ दिनों पहले घर पर इलेक्ट्रीशियन आया हुआ था जो कि रुयन से कहता है कि आप लोगों ने पहले इस लाइट बल्ब को सही से फिक्स नहीं करवाया था लेकिन मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो रुयन बहुत हैरान होती है, कहती है कि हमने तो ये फिक्स नहीं करवाया। तो ये कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके कुछ पेच ढीले हैं। ये बात तब तो रुयन को समझ में नहीं आई थी लेकिन अब इसको याद आता है कि इसने कुछ दिन पहले लिंजिया को ये लाइट बल्ब साफ करते हुए देखा था। अब लिंजिया को गुयन चंग का फिंगरप्रिंट मिल गया होता है जिसकी मदद से ये गुयन चंग के रूम में रखे हुए लॉकर को खोल लेती है। लिंजिया सेफ को अच्छे से देखती है और फिर कॉल पर किसी से कहने लगती है कि इस सेफ में गुयन चंग के बारे में कुछ भी नहीं है। अब रुयन जल्दी में वापस घर आती है और ये लिंजिया से पूछती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। लिंजिया कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी मालूम नहीं हुआ कि मेरा टारगेट तुम्हारा हस्बैंड है। रुयन इसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं दूंगी। लिंजिया कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी सक्सेसफुल लड़की अपने हस्बैंड की असलियत जानने के बावजूद इस शादी को चलाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि सबको सच्चाई मालूम हो। तुम सिर्फ एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इस शादी को चलाने की कोशिश कर रही हो। रुयन कहती है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त काम से निकालती हूँ, अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ से चली जाओ। जाते हुए लिंजिया रुयन से कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें ही धोखा दे रहा है। रुयन कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। लिंजिया यहाँ से जाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें ही चीट कर रहा है। तो रुयन कहती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। लिंजिया हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। रुयन को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये क्या कहना चाह रही थी। लिंजिया जब अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में इसको गुयन चंग मिल जाता है। गुयन चंग इसको कहता है कि क्या तुम्हें राइड चाहिए। ये बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है तो लिंजिया कहती है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, मैं जरूर वापस आऊंगी। गुयन चंग कहते कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर गुयन चंग यहाँ से चला जाता है। अब लिंजिया किसी से बात करते हुए कह रही होती है कि मुझे गुयन चंग के घर में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अभी मसला ये है कि रुयन को भी हम पर यकीन नहीं है। ये लड़की कहने लगती है कि मुझे कुछ मिला है। ये लिंजिया को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि आपने गुयन चंग को रुयन के पैसे ट्रांसफर करने से रोक दिया है, इसीलिए वो कैश हासिल करने के लिए ज्वेलरी बेच रहा है। लिंजिया कहती है कि हम रुयन को एक और मौका देंगे लेकिन अगर उसके बाद भी इसे गुयन चंग के बारे में मालूम नहीं हुआ तो फिर हम रुयन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब गुयन चंग मिस ये के पास पैसे लेकर जाता तो मिस ये कहती है कि मैंने तुम्हें इससे ज्यादा का टारगेट दिया था। तो गुयन चंग कहता है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दें। तो मिस ये कहती है कि ठीक है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। ये सुनकर गुयन चंग रुयन को कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। अब गुयन चंग मिस ये कल आया हुआ टॉनिक रुयन के लिए लेकर आता है। रुयन गुयन चंग से कहती है कि मैंने सुशन को काम से निकाल दिया है। गुयन चंग कुछ भी नहीं कहता तो रुयन कहती कि क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैंने उसको क्यों निकाला है। तो गुयन चंग कहता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम कोई भी फैसला ले सकती हो और वैसे भी अच्छा है कि अब हमें कोई दूसरा इंटरप्ट नहीं करेगा। रुयन ये टॉनिक पीना नहीं चाह रही होती लेकिन गुयन चंग खुद रुयन को ये पिलाने लगता है। ये टॉनिक पीते ही रुयन सो जाती है। अब गुयन चंग रुयन की असली ज्वेलरी निकाल कर उसकी जगह पर नकली ज्वेलरी रख देता है। अब गुयन चंग को बार बार यनफे की कॉल आए जा रही होती है तो ये यनफे की कॉल उठा लेता है। यनफे ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, ये इसको अपने पास आने के लिए कह रही होती तो गुयन चंग कहता है कि ठीक है तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। अब रुयन की जब आँख खुलती है तो इसको लिंजिया की कॉल आ जाती है जो कि इससे कह रही होती है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिखाया क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो। तो रुयन कहती है कि तुम कौन हो। तो लिंजिया कहती है कि मैंने ही तुम्हें वो फोटोज भेजी थी और तुम्हारे हस्बैंड की वो शर्ट भी तुम्हें वापस की थी जो तुम्हारे हस्बैंड ने फेंक दी थी। रुयन कहती कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो लिंजिया कहती है कि मैं तो तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम वहाँ पर आओ या ना आओ ये तुम्हारा फैसला होगा। ये कहकर लिंजिया कॉल बंद कर देती है। अब गुयन चंग यनफे को पिक करने के लिए यहाँ जाता है। यनफे गुयन चंग को देखकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। इतने में 2 लड़कियाँ यनफे के पास आकर कहती हैं कि तुम हमारी दोस्त के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो। ये सुनकर यनफे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। गुयन चंग कहता है कि तुम लोगों को गलत
गलतफहमी हो रही है। कई यनफे को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। ये लड़कियां यनफे को यहाँ से जाने नहीं देती और जानबूझ के कहती हैं कि तुम वाकई में पागल हो जो उस बूढ़े आदमी को डेट कर रही हो। यनफे को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि गोयन चंग को बूढ़ा क्यों कह रही है। इन लड़कियों और यनफे का इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। गोयन चंग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही इस लड़की का बॉयफ्रेंड गोयन चंग के पास आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करने की। यहाँ पर गोयन की फोटोज भी खींच रहा होता है। इतने में यहाँ पर रोयन भी आ जाती है। ये देखती है कि गोयन चंग यनफे को यहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर रोयन बहुत अपसेट हो जाती है। गोयन चंग जब वापस घर आता है तो रोयन इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर गए थे। तो गोयन चंग कहता है कि मैं गैलरी गया था। रोयन रोते हुए अपने आप से कह रही होती कि गोयन चंग अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। आज कंपनी में भी रोयन काफी अपसेट दिखाई दे रही होती तो शेंगी उससे पूछता है कि क्या तुम गोयन चंग से डिवोर्स लेने वाली हो। अगर तुम डिवोर्स ले रही हो तो फिर मैं तुम्हारा डिवोर्स लॉयर भी बन सकता हूँ। रोयन कहती कि मुझे अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो शेंगी कहता है कि फिर हम इस पर मिलकर काम करते हैं। रोयन शेंगी की इन बातों को मजाक में ही ले रही होती है। अब गोयन चंग अपने एक साथी को कार्ड देते हुए कह रहा होता है कि इसके बारे में सी को मालूम नहीं होना चाहिए। ये हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम एक्टिंग करते हुए भूल गए हो कि असल में तुम कौन हो। गोयन चंग कहता है कि इतने साल ये काम करने के बाद मुझे ये तो क्लियर हो गया है कि सबको पैसे चाहिए। ये से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 5 फिगर्स देने के लिए तैयार हूँ और ये पैसे उन पैसों से बहुत ज्यादा हैं जो तुम्हें मैं सी देती हैं। अब गोयन चंग का साथी जिसका नाम वेन है वो अपने गैंग को पैसे ट्रांसफर कर देता है। लिंजिया भी अब वेन को ही फॉलो कर रही होती है। अब वेन की गैंग इसके पास आते जो कि इसको बता रही होती है कि हमने इसको गोल्ड से एक्सचेंज करवा लिया है। लिंजिया यहाँ पर इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। लिंजिया कहती है कि इन्होंने उस ज्वेलरी के बदले गोल्ड खरीद लिया है। लिंजिया यहाँ से जाने लगती है तो वेन इसके सामने आ जाता है। वेन गोयन चंग को कॉल करके कहता है कि जो बटलर तुम्हारे घर पर काम किया करती थी वो भी मेरे पास है। गोयन चंग कहता है कि ठीक है फिर तुम उसको यहाँ पर ले आओ, मैं उसको खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब वेन ये गोल्ड और लिंजिया को यहाँ पर लेकर गोयन चंग के पास आ जाता है। गोयन चंग कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस मैं सी को इस सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ये सुनने के बाद वेन यहाँ से चला जाता है। अब लिंजिया जब अपने सामने गोयन चंग को देखती है तो ये डर जाती है। गोयन चंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही हो। मुझे ये भी मालूम है कि कल जिन लोगों के साथ मेरा झगड़ा हुआ था वो भी तुमने ही भेजे थे। लिंजिया कहते कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गोयन चंग लिंजिया का फोन तोड़ देता है, कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी शादी खराब करके क्या मिलेगा। लिंजिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है। लिंजिया कहती है कि तुम्हारी शादी मैंने खराब नहीं की। तो गोयन चंग कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो गलत था, इसीलिए मैं तुम्हें ये 30 मिलियन यौन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लिंजिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहने लगती है कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है तुम उसे पैसों से कंपनसेट नहीं कर सकते। गोयन चंग कहता है कि तुम्हें दोबारा एक नई जिंदगी मिली है, तुम्हें इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों पैचअप कर लेते हैं। ये सुनकर लिंजिया गोयन चंग के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। गोयन चंग कहता है कि मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस काम को यहीं पर छोड़ दो। लिंजिया कहती है कि तुम मेरी बात भी कहीं पर लिख कर रख लो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जेल भिजवाऊंगी। गोयन चंग कहता है कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड यही रहने वाला है तो फिर तुम आज यहाँ से वापस नहीं जाओगी। अब गोयन चंग ने लिंजिया को यहाँ पर कैद कर लिया होता है। ये लिंजिया से कहते हैं कि सब सारा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। गोयन चंग के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर वेन आ जाता है और ये लिंजिया से कहता है कि अगर तुम मुझे गोयन चंग का राज बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लिंजिया कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। ये सुनकर वेन जबरदस्ती लिंजिया को कुछ पिला देता है। लिंजिया वेन से कहती कि क्या तुम फिर से मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो। लिंजिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही गाड़ी में आग लगाई थी। ये सुनकर वेन हंसने लगता है, कहता है कि तुम अभी तक मरी नहीं हो। वेन लिंजिया की रस्सियां खोल देता है, कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या तुम इस कमरे से बाहर निकल पाती हो या नहीं। लिंजिया यहाँ सब जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वेन इसको यहाँ से जाने नहीं दे रहा होता। इतने में इसको एक कॉल आ जाती है जिसको देखने के बाद ये लिंजिया से कहता है कि आज तुम बच गई लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर वेन यहाँ से चला जाता है। अब वेन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि रोयन की कंपनी में काम करती है। वेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक नेकलेस गिफ्ट करता है तो ये कहने लगती है कि ये तो बहुत महंगा होगा। तो ये कहने लगता है कि तुमने 300,000 यौन का गैप फिल करने में मेरी मदद की थी, इसलिए तुम ये गिफ्ट डिजर्व करती हो। इसने रोयन से ही अपनी सैलरी एडवांस में लेकर पैसे इसको दिए होते हैं। अब यनफे के घर पर इसी झगड़े की फोटो
फोटोज आ जाती हैं। इन फोटोज के साथ वो इयरिंग भी होता है जो रोयन के घर पर यिनफे से गिर गया था। ये देखकर यिनफे थोड़ा परेशान हो जाती है। अब ये सांग को कॉल करती है और पूछती है कि क्या डीजे ज्वेलरी ने हमें कोई लीगल नोटिस भेजा है, तो ये कहता है कि नहीं। कॉल बंद होते ही यिनफे कहती है कि तो रोयन अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ रोयन कहती है कि लिंजिया के सामने आने के बाद ही मुझे गुयन चंग पर शक होना शुरू हुआ था। क्या कहीं वो अननोन नंबर से लिंजिया ही तो मुझे कॉल नहीं करती। रोयन सोच रही होती है कि लिंजिया का गुयन चंग से क्या ताल्लुक है। अब रोयन मिस वांग को कॉल करके पूछती है कि क्या आपके पास लिंजिया का एड्रेस है। अब इतने में यिनफे यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और तुम यहाँ पर छुपी हो। तो रोयन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे छुपने की जरूरत है। यिनफे रोयन से आकर कहती है कि अगर के पास सबको मालूम हो जाए कि वैन ग्रुप के सीईओ ने सिर्फ मुझे काम से निकालने के लिए एक झूठा लीगल नोटिस बनवाया है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। रोयन कहती है कि क्या ये काफी नहीं है कि मैंने तुम्हारे और गुयन चंग के अफेयर के बारे में बात नहीं की। यिनफे कहती है कि तुम सारा बदला मुझसे क्यों ले रही हो, तुमने गुयन चंग को तो कुछ भी नहीं कहा। यिनफे कहती है कि यहाँ तक कि तुमने मुझे मारने के लिए लोगों को भी हायर कर लिया। तो रोयन कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। यिनफे कहने लगती है कि तुम और गुयन चंग दोनों पागल हो, तुम सिर्फ प्रिटेंड करती हो कि तुम बहुत अच्छी हो लेकिन असल में तुम ऐसी नहीं हो। यिनफे उस समय कहती है कि तुम मुझसे कहती हो कि मैंने तुम्हारी फैमिली खराब की है लेकिन असल में गुयन चंग से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तुम हम दोनों के बीच आई हो। ये सुनकर रोयन बहुत हैरान होती है। यिनफे कहती है कि पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन जब तुम मेरी बॉस बन गई तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे हम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मैं चाहे जितनी ही मेहनत क्यों ना कर लेती, मुझे हमेशा यही महसूस होता था जैसे मेरी मेहनत काफी नहीं है। उस टाइम पर मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत अपसेट थी, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरी बात सुनता। उसी टाइम पर मेरी मुलाकात गुयन चंग से हुई थी, मुझे गुयन चंग से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं गुयन चंग से अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी डिटेल भी शेयर किया करती थी। उस वक्त मैं और गुयन चंग एक साथ बहुत खुश थे। यिनफे कहती कि एक दिन मैंने गुयन चंग को बताया कि तुमने मुझे वो पेंटिंग लाने के लिए कहा है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस पेंटिंग को कहाँ से लेकर आऊंगी। तो गुयन चंग ने मुझसे कहा कि मेरे एक दोस्त ने अभी वो पेंटिंग खरीदी है, मैं तुम्हारे लिए ये पेंटिंग अरेंज करवा सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से एग्जीबिशन वाले दिन मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और तुम्हारी और गुयन चंग की पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। यिनफे रोयन से कहती कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम दोनों मिलने के बाद एक दूसरे से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें कभी भी एग्जीबिशन पर जाने नहीं देती। रोयन कहती कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था, तुमने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि तुम गुयन चंग को पसंद करती हो। यिनफे कहती है कि तुम हर चीज में मुझसे बेहतर हो, तुम अमीर भी हो और प्यारी भी, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ गुयन चंग था जिसको तुमने मुझसे छीन लिया। रोयन को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो कहती है कि तुमने एक लड़के की खातिर हमारी 10 साल की दोस्ती को छोड़ दिया। मुझे तो इस सब के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था लेकिन अब तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा। तुम भी बाकी सब लोगों जैसी ही हो जिसको सिर्फ मेरे पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यिनफे कहती है कि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम ही सही हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहकर यिनफे चली जाती है। अब रोयन उसी जगह पर आती जहाँ पर इसकी गुयन चंग की पहली बार मुलाकात हुई होती है। ऑनर कहती है कि जिस एग्जीबिशन का तुम जिक्र कर रही हो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ये कुछ पुराने एग्जीबिशन के रिकॉर्ड हैं, तुम चेक कर सकती हो। रोयन जब इनको चेक करती है तो इसको मालूम होता है कि ये एग्जीबिशन गुयन चंग ने खुद अरेंज करवाई थी। रोयन कहती है कि तो फिर गुयन चंग शुरू से लेकर अब तक मुझसे झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ फेक था जो मुझे असली लगा करता था। अब रोयन सुशन से मिलने के लिए आ जाती है जिसको असल में मिस वांग ने रिकमेंड किया था। सुशन बताती है कि उसने मुझे पैसे दिए थे। लिंजिया सुशन के पास आती है, कहती है कि अगर तुम मुझे रोयन के घर पर बटलर के तौर पर अपनी जगह काम करने दोगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इसके साथ साथ मैं तुम्हें हर महीने की सैलरी भी दूंगी। रोयन कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और नहीं मालूम। तो सुशन कहती है कि उसका नाम लिंजिया है। अब गुयन चंग लिंजिया के पास आता है और इससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर किसी और को मालूम हो गया कि तुम अभी तक जिंदा हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। गुयन चंग कहता है कि जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ वो लेकर तुम कहीं दूर चली जाओ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर गुयन चंग यहाँ से चला जाता है। अब यिनफे गुयन चंग के पास आ जाती है। गुयन चंग की नजर इन तस्वीरों पर पड़ती है जो कि यिनफे के हैंडबैग में होती हैं। गुयन चंग इन फोटोज को देखकर बहुत
हैरान हो रहा होता है और यनफे से पूछता है कि तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली हैं। यनफे कहती है कि मुझे नहीं मालूम, ये मुझे किसी ने भेजी हैं। इन फोटोज के साथ मेरा वो इयररिंग भी था जो तुम्हारे घर पर गुम गया था। ये सुनकर गुयन चंग समझ जाता है कि ये सब कुछ लिंजिया ने किया है। गुयन चंग यनफे से कहता है कि क्या तुम रुयन से मिलने के लिए गई थी? तो यनफे कहती है कि हाँ, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी तो मैं उससे बात करने के लिए गई थी और मैंने उसको हमारे बारे में बता दिया है। ये सुनकर गुयन चंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब इतने में गुयन चंग की असिस्टेंट आकर इसको बताती है कि शन यहाँ पर आई। तो गुयन चंग कहता है कि कौन शन? इसके असिस्टेंट बताती है कि मिस रुयन की असिस्टेंट। गुयन चंग अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसको पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाओ। गुयन चंग की असिस्टेंट जब यनफे को बाहर लेकर आती तो ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आपका बैग अंदर ही भूल आई हूँ। ये सुनकर यनफे गुयन चंग के ऑफिस का लॉक खुद ही खोल लेती है और इसकी असिस्टेंट भी पासवर्ड देख लेती है। गुयन चंग की असिस्टेंट यनफे को टैक्सी में बिठाते हुए इसके बैग में कुछ डालती है। शन गुयन चंग से कहती कि जो सोफा मैंने यहाँ से खरीदा था क्या मैं उसको वापस कर सकती हूँ? गुयन चंग कहता है कि क्या तुम्हें सोफा पसंद नहीं आया या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? तो शन कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं उसको वापस करना चाह रही हूँ। गुयन चंग कहता है कि वैसे तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन चूंकि रुयन तुम पर बहुत भरोसा करती है तो मैं रुयन की खातिर ये सोफा वापस ले लेता हूँ। ये सुनकर शन बहुत खुश हो जाती है। गुयन चंग को थैंक्स बोलने के बाद यहाँ से चली जाती है। गुयन चंग वेन को कॉल करता कहने लगता है कि तुम्हें शन को इतना मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रुयन के असिस्टेंट है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, कहीं तुम्हारी वजह से मेरा प्लान ना खराब हो जाए। वेन कहता है कि बहुत टाइम से तुम्हारा प्लान काम नहीं कर रहा। ये गुयन चंग को बताता है कि मुझे इस असिस्टेंट का दिल जीतने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है। वेन गुयन चंग को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे 30 मिलियन यॉन नहीं दोगे तो मैं मिस यी को लिंजिया के बारे में बता दूंगा। गुयन चंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे उस लोन शार्क का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए जिससे लिंजिया ने ये पैसे बोरो किए हैं। वेन कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ रुयन लिंजिया से मिलने के लिए आती है। लिंजिया कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रुयन लिंजिया का बोर्ड देखकर घबरा रही होती है तो लिंजिया कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। रुयन कहती है कि तुम ये सारा कुछ प्लानिंग के तहत कर रही थी, लेकिन आखिर तुम मेरी शादी क्यों खराब करना चाहती हो? लिंजिया कहती है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि मेरी मुलाकात गुयन चंग से कब हुई थी? लिंजिया कहती है कि 1 साल पहले मैं ऐसी दिखाई नहीं देती थी और गुयन चंग का नाम भी गुयन चंग नहीं था बल्कि मेंग्यू था। वो कॉस्मेटिक इक्विपमेंट का एक इन्वेस्टर था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि सब कुछ मुझे दिखाने के लिए क्रिएट किया गया है। लिंजिया कहती है कि ऑनलाइन हम दोनों ने बात करना शुरू की थी, फिर जब हम दोनों एक दूसरे से मिले तो हमें बहुत जल्द एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसके बाद गुयन चंग ने मुझे अपने स्टार्टअप बिजनेस में 30 मिलियन यॉन इन्वेस्ट करने के लिए कहा। मैंने अपना ब्यूटी सैलून गिरवी रखवा कर उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे उसको दे दिए। पैसे मिलने के बाद गुयन चंग ने मुझसे अपना राब्ता खत्म कर दिया था। जब कोर्ट ने मेरे सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे गुयन चंग ने धोखा दिया है। रुयन कहती कि इसका मतलब कि तुम ये सब कुछ गुयन चंग से बदला लेने के लिए कर रही हो। रुयन कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। तो लिंजिया इसको अपने स्कार्स दिखाते हुए कहती है कि ये स्कार्स मुझे गुयन चंग की वजह से मिले और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कंपनसेट कर सकती हो। रुयन कहती है कि तुम भी झूठ का सहारा लेकर मेरे घर में आई थी तो फिर मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन कर सकती हूँ। लिंजिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अजनबी इंसान की बात पर यकीन नहीं करोगी, तुम कभी भी ये बात नहीं मानोगी कि तुम्हारी शादी एक स्कैम है, इसलिए तुम्हारे घर में रहकर मैंने कोशिश की कि तुम गुयन चंग का असली चेहरा देख सको। रुयन कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी साइड की कहानी मालूम है, किसे मालूम कि तुम ये सब कुछ गुयन चंग को वापस हासिल करने के लिए कर रही हो। लिंजिया उससे मैं कहती है कि मुझे वो वापस नहीं चाहिए। लिंजिया रुयन से कहती है कि जो तुम्हारा बेबी है ये भी उसके प्लान का हिस्सा है, वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सके। लिंजिया कहती है कि हम दोनों सेम है, हमारे पास पैसे हैं और हमारे इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए हमें निशाना बनाना बहुत आसान है। रुयन कहती है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती। लिंजिया कहती है कि जब मैंने गुयन चंग को तलाश करने की कोशिश की तो उसके साथियों ने मेरा एक कार एक्सीडेंट करवा दिया। उस एक्सीडेंट में मेरी जान बहुत मुश्किल से बची थी। रुयन कहती है कि क्या ये सब कुछ झूठ है? गुयन चंग के दिल में मेरे लिए कभी भी कोई फीलिंग्स नहीं थी। लिंजिया कहती है कि गुयन चंग की सबसे अमेजिंग बात यह है कि उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि कोई भी उस पर आसानी से यकीन कर सकता है। लिंजिया कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहती हूँ कि आज जो मेरा प्रेजेंट है कल वो तुम्हारा फ्यूचर होगा। अब लिंजिया ने जिनसे लोन लिया होता है वो इसके घर पर आ जाते हैं। लिंजिया ली से कहती है कि आज मेरी गेस्ट आई हुई है तो हम पैसों के बारे में कल बात कर लेंगे। तो ये कहने लगता है कि मुझे
जल्दी नहीं है, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रोयन कहती है कि तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। रोयन जल्दी से ली को पैसे ट्रांसफर कर देती है। पैसे लेने के बाद यहाँ से चला जाता है। लिंजा कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी पैसे वापस कर दूंगी। रोयन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे इस सब से दूर रखो। मैंने फैसला किया है कि मैं गुयनचंग से डिवोर्स ले रही हूँ। रोयन वॉक करने के लिए बाहर आ जाती है। ये वॉक करते हुए अपने आप से कह रही होती है कि लिंजा सही कह रही थी, ये सब कुछ फेक है। अब गुयनचंग लिंजा के घर पर आता और इससे पूछता है कि तुमने आखिर रोयन को क्या बताया है। तो लिंजा कहती है कि वही सब कुछ बताया जो तुमने मेरे साथ किया था। ये सुनकर गुयनचंग को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो तो फिर मैं भी तुम्हारा मुकाबला करूंगा। लिंजा कहती है कि मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। गुयनचंग कहता है कि तुम पागल हो गई हो। ये कहने के बाद ये यहाँ से चला जाता है। अब लिंजा को एक कॉल आती है कि गुयनचंग अपने रूम में नहीं है, तो क्या मैं उसके रूम में चली जाऊँ। लिंजा कहती है कि हाँ तुम्हें ये काम अभी करना होगा। अब गुयनचंग की असिस्टेंट इसके ऑफिस में आती है। यहाँ पर एक फाइल देकर ये कहने लगती है कि रोयन की कंपनी के एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन गुयनचंग के पास क्या कर रही है। ये गुयनचंग के ऑफिस में कैमरा छुपा देती है। अब शेंग्यू रोयन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा होता है। तो ये गुयनचंग को कॉल करके पूछता है कि रोयन को क्या हुआ है, वो अपना फोन नहीं उठा रही। गुयनचंग कहता है कि वो मेरे साथ नहीं है और ना ही मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर गई है। ये सुनकर शेंग्यू बहुत परेशान हो जाता है। शेंग्यू अब रोयन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, तो उसको याद आता है कि जब यूएस से वापस आया था तो रोयन अपने डैड की डेथ की वजह से बहुत अपसेट थी। रोयन इसको देखकर बहुत हैरान होती, कहती है कि तुम तो यूएस में थे ना। तो शेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे डैड की डेथ की खबर सुनते ही फौरन यहाँ पर आ गया। रोयन कहती है कि मेरे डैड ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की है, मैं अब इस कंपनी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो शेंग्यू कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब यहाँ पर सेटल होकर तुम्हारी मदद करूंगा। रोयन कहती है लेकिन तुम्हारा वहाँ पर फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। शेंग्यू कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब चूंकि मैं वापस आ गया हूँ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शेंग्यू यही विश कर रहा होता है कि रोयन किसी सेफ जगह पर हो। कहा जाता है कि शेंग्यू एक दफा रोयन से मिलने के लिए आता है, तो ये गुयनचंग के साथ अपने हनीमून की प्लानिंग कर रही होती है। शेंग्यू रोयन से पूछता है कि ये कौन है, तो रोयन उसको बताती है कि मैं और गुयनचंग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शेंग्यू इनको कंग्रेचुलेशंस कहता है, लेकिन ये खुश दिखाई नहीं दे रहा होता। इस साइड पर आकर अपनी रिंग को देखने लगता है, क्योंकि ये रोयन को प्रपोज करने वाला था। अब शेंग्यू रोयन को ढूंढ लेता है, लेकिन ये देखता है कि गुयनचंग पहले ही रोयन के पास पहुंच चुका है। गुयनचंग रोयन से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी छुपाया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। रोयन कहती है कि मुझे सब कुछ सच सच जानना है। गुयनचंग कहता है कि मैं और लिंजिया रिलेशनशिप में थे। लिंजिया स्टॉक ट्रेडिंग के साथ बहुत ऑब्सेस्ड थी। उसने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अपनी सारी सेविंग्स इस्तेमाल करने के साथ साथ अपना ब्यूटी सैलून भी खो दिया, यहाँ तक कि उसने मुझसे भी पैसे लिए थे। इस सारे प्रोसेस में वो लिंजिया नहीं रही थी जिसको मैं पसंद करता था, इसीलिए मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था। लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे ब्रेकअप किया तो वो अपनी जान ले लेगी। उसके बाद जब लिंजिया मुझसे मिलने के लिए आ रही थी तो उसका कार एक्सीडेंट हो गया। उस कार एक्सीडेंट में उसका सारा चेहरा खराब हो गया था और उसके बाद वो लिंजिया बन गई जिसको हम दोनों अब जानते हैं। रोयन ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि ये कहानी उस कहानी से बहुत मुख्तलिफ है जो मुझे लिंजिया ने सुनाई है। गुयनचंग कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हें क्या बताया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो कर्जे में है और वो मुझसे पैसे मांगने के लिए यहाँ पर आई है। रोयन को यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए गुयनचंग इसको लिंजिया की रिकॉर्डिंग सुनाते जिसमें ये कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि 30 मिलियन से तुम मुझे सेटिस्फाइड कर सकते हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। रोयन बहुत कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। गुयनचंग कहता है कि मैं घर चलना चाहिए, तो रोयन कहती है कि यिनफे ने मुझे बताया है कि उस दिन एग्जीबिशन पर तुम मुझसे प्लानिंग के तहत मिले थे। गुयनचंग कहता है कि हाँ, मेरी यिनफे से पहले मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उससे डेट नहीं किया, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। रोयन कहती है लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। गुयनचंग कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। रोयन कहती है कि तुम हर चीज से इनकार कैसे कर सकते हो। तो गुयनचंग कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सच नहीं है, क्योंकि ये सब लोग हमसे जेलस हैं, ये हमारी खुशी को तबाह करना चाह रहे हैं। रोयन कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब रोयन को एक सपना आ रहा होता है जिसमें एक मास्क वाला आदमी इसका पीछा कर रहा होता है। जब इसको होश आता है तो ये हॉस्पिटल में होती है। ये गुयनचंग से भी यही कह रही होती है कि वो मेरा पीछा कर रहा है। तो गुयनचंग कहता है कि तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा, तुम ठीक हो। ये रोयन से कहता है कि साइकाइट्री डिपार्टमेंट से ये डॉक्टर आई हैं, ये तुमसे कुछ सवाल पूछेंगी। रोयन ये सुनकर
के थोड़ा परेशान हो जाते तो डॉक्टर कहती है कि ये तुम्हारे ओवरऑल चेकअप का हिस्सा है। गुयन चंग मिस ये के पास रुयन की मेडिकल रिपोर्ट लेकर आता है। मिस ये इसकी रिपोर्ट देखने के बाद कहती है कि इसकी इस दिमागी हालत के साथ हमारा प्लान बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मिस ये कहती है कि ये थाईलैंड की टिकट्स हैं, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें उसे बीमार करना है। वहाँ पर जो भी एक्सीडेंट होगा उसकी वजह से कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। अब गुयन चंग से मिस काओ मिलने के लिए आती है। गुयन चंग पूछता है कि मैंने जो आपको काम कहा था उसका क्या बना, तो मिस काओ कहती है कि वो काम पूरा हो गया, बस तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। ये सुनकर गुयन चंग मिस काओ को थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ इसके ऑफिस में जो रिकॉर्डर होता है उसकी मदद से लिंजिया ने भी इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। अब गुयन चंग रुयन से कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों कल थाईलैंड जा रहे हैं। रुयन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। गुयन चंग कहता है कि तुम मुझे माफ भी कर दोगी। आज गुयन चंग और रुयन जब एयरपोर्ट के लिए निकल रहे होते हैं तो लिंजिया भी दोनों को कार में बैठकर दिख रही होती है। गुयन चंग कार लेने के लिए जा रहा होता है तो लिंजिया अपनी कार से गुयन चंग को हिट करने वाली होती है, लेकिन रुयन ये देखकर गुयन चंग को साइड पर कर देते हुए खुद सामने आ जाती है। रुयन को देखकर लिंजिया गाड़ी रोक देती है। गुयन चंग जल्दी से रुयन के पास आता कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुयन कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये गुयन चंग से कहती है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। गुयन चंग कहते हैं कि ठीक है, फिर हम घर वापस चले जाते हैं। अब गुयन चंग की असिस्टेंट लिंजिया से मिलने के लिए आती है। कहती है कि तुम इतनी जज्बाती कैसे हो सकती हो। लिंजिया कहती है कि मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर गुयन चंग इस बार भी भाग गया तो वो आखिरी दफा की तरह सारे सबूत मिटा देगा। गुयन चंग की असिस्टेंट कहने लगती कि मुझे तो ये लगा था कि सच्चाई जानने के बाद वो हमारी मदद करेगी, लेकिन गुयन चंग ने उसका अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। अब मिस सी गुयन चंग को टॉर्चर कर रही होती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बनाया हुआ प्लान चेंज करने की। गुयन चंग कहता है कि वो नहीं जाना चाह रही थी, अगर मैं उसे फोर्स करता तो उसको मुझ पर शक हो जाता। मिस ये कहती है कि कंपनी ने तुम्हें ग्रूम करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए नहीं कि तुम उसे हमदर्दी करो। गुयन चंग मिस सी से कहता है कि उसको मारना जरूरी नहीं है। मिस ये कहती है कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। अब वेन भी यहाँ पर आ जाता है। वेन मिस सी से माफी मांगने लगता है कि मुझे ऐसा इसने करने के लिए कहा था। मिस ये कहती है कि तुम दोनों ने मुझसे ये बात आखिर छुपाई क्यों कि लिंजिया अभी भी जिंदा है। मिस यहाँ पर एक आदमी से कहती है कि तुम जरा इसकी मेमोरी फ्रेश करो ताकि इसको ये याद करने में आसानी हो जाए कि ये कौन है। अब रुयन से मिलने के लिए शेंग्यू आता है। शेंग्यू रुयन को बताता है कि मैंने तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स तैयार कर दिए हैं। रुयन कहती है कि मैं भी गुयन चंग को डिवोर्स नहीं देना चाहती। ये सुनकर शेंग्यू हैरान होता है तो रुयन कहती है कि वो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। शेंग्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शेंग्यू से कहती है कि मुझे गुयन चंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। शेंग्यू कहता है कि ठीक है। शेंग्यू यहाँ पर रुयन की ड्राइंग देखता है तो इससे पूछता है कि तुमने ये पिग का सर क्यों ड्रॉ किया है। रुयन कहती है कि मुझे बहुत दिनों से सपने में ये दिखाई दे रहा है। रुयन डिटेल में अपने सपने के बारे में शेंग्यू को बताती है। शेंग्यू जब यहाँ से वापस आ रहा होता है तो गुयन चंग इसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेंग्यू कहता है कि मैं रुयन से मिलने के लिए आया था। गुयन चंग शेंग्यू से कहता है कि सबसे मेरी और रुयन की शादी हुई तुमने कभी भी मुझसे नाइसली बात नहीं की। मुझे लगता है कि तुम ऐसा इसलिए करते क्योंकि मैंने तुमसे रुयन को छीन लिया है। ये सुनकर शेंग्यू को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन ये अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए गुयन चंग से कहता है कि तुम्हें रुयन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और अगर तुमने उसे तकलीफ दी तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुयन चंग शेंग्यू से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा। ये कहकर गुयन चंग जाने लगता है तो शेंग्यू कहता है कि इस बात का फैसला सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते। आज लिंजिया को कोई पीछा कर रहा होता है। ये फोन पर गुयन चंग के असिस्टेंट से कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो ये इसको कहती है कि तुम्हारी ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें कहीं और मूव हो जाना चाहिए। लिंजिया कहती है कि ठीक है। ये इसको बताती है कि मिस काओ गुयन चंग और उसके गैंग की मोर्टगेज लोन हासिल करने में मदद कर रही है। मैंने रुयन को कॉल करने की कोशिश की है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए अब मुझे उसके घर पर जाना है। आज रुयन जब अपनी ये ड्राइंग कर रही होती है तो इसकी नजर गुयन चंग की तस्वीर पर पड़ती है, जिसको ये बहुत गौर से देखने लगती है और फिर इसको रियलाइज होता है कि सपने में जो मास्क वाला शख्स इसको दिखाई दे रहा है वो गुयन चंग है। इतने में रुयन से मिलने के लिए वेंचन आ जाती है। वेंचन कहती कि मैंने सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। वेंचन कुछ देर नॉर्मली रुयन से बातें करती रहती है, फिर ये अचानक से रुयन से कहती है कि तुम्हारे डायमंड पर स्क्रैचेस क्यों हैं? ये बहुत हैरान होते हुए कहती लेकिन डायमंड्स पर तो स्क्रैचेस नहीं पड़ते ना। रुयन कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। वेंचन ये रिकॉर्डर रुयन के यहाँ से जाते ही लॉन्च में भी छुपा देती है। रुयन अपनी सारी ज्वेलरी को देखते हुए रो रही होती है क्योंकि गुयन चंग ने असली ज्वेलरी की जगह पर ये नकली ज्वेलरी रख दी होती है। रुयन रोते हुए यही कही जा रही होती कि गुयन चंग तुमने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला। दूसरी तरफ लिंजिया अपना सामान पैक कर रही होती है। वेन झूठ बोलकर लिंजिया के घर में घुस जाता है। लिंजिया यहाँ से भागने
भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वेन इसको बहुत मारता है। अब रोयन सपने में ये देख रही होती कि यही मास्क वाला आदमी इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। रोयन इसके सामने बेहोश होने का ड्रामा करती है। ये देखकर यह अपने बाहर चला जाता है। रोयन इसका पीछा करती है। जब ये आदमी अपना मास्क उतारता है तो ये गुयनचंग ही होता है और इस बार ये सब कुछ सपने में नहीं बल्कि हकीकत में हो रहा होता है। रोयन कहती है कि लिंचा बिल्कुल सही कह रही थी। ये लिंचा को कॉल करने वाली होती है लेकिन उसका नंबर ब्लॉक होता है और लिंचा का नंबर ब्लॉक भी गुयनचंग नहीं किया होता है। रोयन जल्दी से लिंचा का नंबर अनब्लॉक करके इसको कॉल करती है लेकिन लिंचा इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। वेन लिंचा की सारी चीजें देखकर हैरान हो रहा होता है। कहता है कि ये तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है। लिंचा होश में होती है। वेन गैस को खुला छोड़ देता है और ये लिंचा से कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गई थी लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगी। ये अपने साथी को लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रोयन इसको मुसलसल कॉल किए जा रही होती है। लिंचा की हालत काफी खराब होती भी हिम्मत करके किचन में गैस बंद करने के लिए जा रही होती है। रोयन लिंचा को कॉल कर रही होती है लेकिन लिंचा इसकी कॉल नहीं उठा रही होती तो रोयन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये कहती कि मुझे उसके घर पर जाना होगा। लिंचा बहुत मुश्किल से अपने अपार्टमेंट की विंडो खोल देती है। इतने में ही दरवाजा नॉक होने लगता है। रोयन इससे कह रही होती कि जल्दी से दरवाजा खोलो तो लिंचा इसको कहती है कि शू कैबिनेट में घर की चाबियां पड़ी हुई हैं। रोयन जब अंदर आती तो लिंचा को इस तरह से देखकर घबरा जाती है। रोयन जल्दी से लिंचा को यहाँ से लेकर बाहर चली जाती है। लिंचा कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि गुयनचंग के साथ ही मुझे मेरे ही घर पर मारने के लिए आ जाएंगे। रोयन कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ तो लिंचा कहती है कि इस वक्त कहीं पर भी जाना बहुत डेंजरस है। रोयन कहती है कि एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। अब रोयन लिंचा को लेकर शेंग्यू के घर पर आ जाती है। उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रोयन लिंचा से कहती है कि ये शेंग्यू है। शेंग्यू रोयन से पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है तो रोयन कहती है कि अभी मेरे पास तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। इसका नाम लिंचा है। कुछ टाइम के लिए मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पर रहे। शेंग्यू इसके लिए मान जाता है। रोयन लिंचा से सॉरी कर रही होती कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। ये लिंचा से कहती कि क्यों ना हम गुयनचंग के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दें तो लिंचा कहती कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि जो सबूत मैंने इकट्ठे किए थे उन्होंने वो जला दिए हैं। रोयन कहती कि तुम सही कह रही थी, मेरी और गुयनचंग की शादी सिर्फ उसका एक प्लान है। ये लिंचा से पूछती है आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसने मेरे सारे एसेट्स ट्रांसफर कर लिए हैं, यहाँ तक कि उसने मेरी ज्वेलरी भी बेच दी है। लिंचा कहती है कि उसने मुझे चुप करवाने के लिए तुम्हारी वो सारी ज्वेलरी बेची थी। रोयन कहती है कि इसलिए उसके पास वो रिकॉर्डिंग थी। लिंचा कहती है कि मेरे पास भी एक रिकॉर्डिंग है, क्या तुम वो सुनना चाहती हो। तो रोयन कहती है कि हाँ, अब मैं गुयनचंग के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। इस रिकॉर्डिंग में मिस ये गुयनचंग को अपने साथ रोयन को थाईलैंड ले जाने के लिए कह रही होती है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर रोयन बहुत हैरान हो जाती है और लिंचा से कहती कि उस दिन तुम वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम मुझे बचाना चाह रही थी। लिंचा कहती है कि हाँ। रोयन कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारे सबूत इकट्ठे करूंगी। लिंचा कहती है कि तुम्हें गुयनचंग के सामने नॉर्मली एक्ट करना होगा। रोयन शेंग्यू से कहती है कि क्या तुम ये चेक कर सकते हो कि मेरे नाम कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि गुयनचंग को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। शेंग्यू कहता है कि तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। लिंचा रोयन से कहती है कि मुझे लगता है कि शेंग्यू तुम्हें पसंद करता है। रोयन कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं और शेंग्यू बचपन के दोस्त हैं। इतने में रोयन को चक्कर आने लगते हैं तो लिंचा जल्दी से इसको सोफे पर बिठा देती है। लिंचा इससे पूछती है कि क्या तुम कोई मेंटल हेल्थ की मेडिसिन तो नहीं खा रही। अब गुयनचंग की इसको कॉल आती जो कि इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कंपनी पिक करने के लिए आ जाऊँ। तो रोयन कहती है कि नहीं, मैं बस घर ही आ रही हूँ। लिंचा रोयन से कहती है कि गुयनचंग तुम्हें जो भी खाने को दे वो जरा तुम देख कर खाना। लिंचा रोयन को यहाँ से जाते हुए देख रही होती तो ये अपने आप से कहती है कि मुझे गुयनचंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मेरी यही विश है कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना हो। रोयन जब घर पर आती है तो मिस ही इसका इंतजार कर रही होती है। रोयन पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। गुयनचंग कहता है कि मॉम को बस यही फिक्र थी कि शायद मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा तो वो खुद यहाँ पर आ गई हैं। रोयन कहती है कि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ तो मैं आराम करने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ। मॉम कहती है कि जो सप्लीमेंट्स मैंने तुम्हें दिए थे क्या तुम वो नहीं ले रही हो। रोयन इस बात का जवाब नहीं देती। मिस ही इसको कहती है कि सोने से पहले तुम ये सूप पी लो। रोयन ये सूप बिल्कुल भी नहीं पीना चाह रही होती। ये इनकार भी करती है लेकिन गुयनचंग और मिस ही इसको फोर्स करने लगते हैं। अब गुयनचंग को यनफे की कॉल आ जाती है तो ये कॉल सुनने के लिए साइड पर चला जाता है। यनफे कहती है कि तुमने जो मुझे ये डॉल गिफ्ट की है ये मुझे बहुत पसंद आई है। असल में इस डॉल के अंदर भी रिकॉर्डर होता है और वेंचिन ने यही डॉल यनफे के बैग में उस दिन रखी थी। वेंचिन इसकी गुयनचंग के साथ फोन पर सारी बातें सुन रही होती है। अब दिखाया जाता है कि वेंचिन को अपनी बड़ी बहन की बहुत याद आ रही होती है। वेंचिन अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगी। अगली सुबह रोयन जब उठती है तो इसको अपने अंगूठे पर रेड इंक नजर आती है। ये कहने लगती है कि क्या उस सप्लीमेंट की वजह से
मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया था। रोहिन किचन में आकर कुछ ढूंढ रही होती है तो इतने में यहाँ पे मिस ये आ जाती है। रोहिन मिस ये को यहाँ पर देखकर बहुत घबरा जाती है। मिस ये से पूछने की तुम किचन में क्या कर रही हो, तो रोहिन कहती है कि मुझे कचरे की बहुत बदबू आ रही थी तो मुझे लगता है कि कचरे को बाहर फेंक देना चाहिए। तो मिस ये कहती है कि तुम्हें इतने छोटे छोटे कामों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अब से तुम किचन में नहीं आओगी। रोहिन कहती कि ठीक है, लेकिन रोहिन को ये सप्लीमेंट मिल गया होता है। रोहिन कहती है कि लिंचा सही कह रही थी, इन्होंने सारे सबूत मिटाने शुरू कर दिए हैं। जो मेडिसिन ये लोग रोहिन को दे रहे होते हैं उसकी वजह से इसका सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके नीचे आती है। मिस ये गुयनचन से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें ड्रग मिल गई है, तो गुयनचन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं छुपाया। मिस ये कहती है कि अब रोहिन की दिमागी हालत खराब होना शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि हमें इसे हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। और अगर इसे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में रहते हुए ये बात मालूम भी हो गई कि इसकी सारी जायदाद हमने ट्रांसफर कर ली है, तब ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सब बातें रोहिन ने सुन ली होती हैं। आज गुयनचन जब उठता है तो रोहिन पहले ही जाग चुकी होती है। ये रोहिन के पास आकर कहता है कि हमने डिसाइड किया था ना कि हम कुछ दिन घर पर आराम करेंगे। तो रोहिन कहती है कि कंपनी में प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए मुझे कंपनी जाना होगा। गुयनचन कहता है कि आजकल तुम मुझे कंपनी का बहाना करके अवॉइड कर रही हो, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। रोहिन इसको प्यार से कहती है कि तुम ज्यादा नहीं सोचो, सब कुछ ठीक है। मिस ये गुयनचन से कह रही होती है कि उसका कल का रिएक्शन थोड़ा अजीब था, क्या उसे कहीं हम पर शक तो नहीं हो गया। गुयनचन कहता है कि फिक्र नहीं करे, सब कुछ हमारी कंट्रोल में है। अब रोहिन वो मेडिसिन लिंचा को देती हुई कहती है कि ये पता लगवाओ आखिर ये किस चीज की मेडिसिन है। रोहिन कहती है कि मुझे लगता है कि वो मुझे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिंचा कहती है कि मुझे पहले से ही इस पर शक था। रोहिन कहती है कि इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। लिंचा को इसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। लिंचा कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, अब तो हम दोनों पार्टनर्स हैं। इतने में यहाँ पर शंग्यू भी आ जाता है जो कि रोहिन से कहता है कि मुझे गुयनचन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये रोहिन को बताता है कि ये चाइनीज आर्टिस्ट नहीं है, उसकी आर्ट गैलरी में जितने भी सोफास के डिजाइन है वो एक चाइनीज आर्टिस्ट जो कि अब्रॉड में होता है, ये उसके डिजाइन हैं। रोहिन कहती है कि इसकी आइडेंटिटी तक फेक है। शंग्यू कहता है कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि उसने इलीगली तुम्हारे नाम पर तुम्हारी प्रॉपर्टी के बदले लोन लेने की कोशिश की है और लोन भी 300 मिलियन यॉन का है। ये सुनकर रोहिन बहुत हैरान होती है। शंग्यू से पूछता है कि तुम अब आगे क्या करोगे, तो रोहिन कहती है कि मुझे अपने सारे एसेट्स वापस चाहिए। रोहिन को अपना चेकअप करवाने के लिए जाना होता है तो शंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो लिंचा कहती है कि तुम उसके साथ क्यों जाओगे, मैं फ्री हूँ। तो रोहिन के साथ मैं चली जाऊंगी। शंग्यू रोहिन से पूछता है कि तुम हम दोनों में से किसको चूज करोगी। रोहिन लिंचा से कहती है कि हम लोग चेंज करके चेकअप के लिए चलते हैं। लिंचा सुनकर हंस रही होती है, सिर्फ शंग्यू को तंग करने के लिए ऐसा कर रही होती है। अब ये तीनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। लिंचा रोहिन से कहती है कि मैं बहुत टाइम यहाँ पर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, तुम शंग्यू के साथ चली जाओ। लिंचा यहाँ पर नर्स साओ को कॉल करती है। अब रोहिन जब अपना चेकअप करवा कर आती तो शंग्यू से कहता है कि तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, तुम ये इन्वेस्टिगेशन का काम मुझ पर छोड़ दो। रोहिन कहती है कि मेरे बेबी ने मुझे हिम्मत दी है, मैं इन सब लोगों का मुकाबला करूंगी। दूसरी तरफ शाओवेन से कह रही होती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी हर बार मदद करने की अपनी पूरी कोशिश की है, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं रहे और तुम मुझे ब्रेकअप करना चाह रहे हो। वेन कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को डेट कर सकता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। शाओ कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम्हारी असलियत ये है मैं ही पहले नहीं देख सकी। शाओ उसको बहुत बुरा भला कहती है। वेन ये सब सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। मिस गाओ ने मॉर्गेज फंड्स का बंदोबस्त कर लिया होता है। गुयनचन कहता है कि रोहिन तुम मुझे इल्जाम मत देना, तुम्हारे लिए यही बेस्ट एंडिंग है। रोहिन जब वापस घर आती है तो साइकाइट्रिक हॉस्पिटल की वैन बाहर खड़ी होती है। ये देखकर रोहिन कहती है कि इनको वाकई में ही बहुत जल्दी है, मुझे लगता है कि ये लोग आज मुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। अब रोहिन घर पर आकर गुयनचन से पूछती है कि बाहर मैंने साइकाइट्रिक हॉस्पिटल की वैन देखी है, तो गुयनचन कहता है कि शायद नेबर्स ने बुलाया है। ये रोहिन से कहता है कि तुम फ्रेश हो जाए, मैं तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्स लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ लिंचा ने वो ड्रग टेस्ट करवा ली होती जिसको रोहिन ने दी थी। इसी ड्रग की वजह से वो अजीबोगरीब सपने रोहिन को आया करते थे। नर्स लिंचा को बताती है कि ये ड्रग बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पेशेंट्स को दी जाती है, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाए तो इसको खाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जहर खा रहे हैं। लिंचा जल्दी से रोहिन को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम वो सप्लीमेंट मत खाना, अगर तुम वो सप्लीमेंट्स लेती रहोगी तो तुम पागल हो सकती हो। रोहिन कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वैन यहाँ पर मेरे लिए ही आई है, लेकिन मैं इन्हें आज इनके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। गुयनचन अब रोहिन को ये सप्लीमेंट खिलाने लगता है, लेकिन रोहिन वॉमिट का बहाना करके जल्दी से वॉशरूम में आ जाती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने
वाला है, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।